नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तोरू दत्त, जो कि आपके बीए पार्ट 3 के यूनिट नंबर 1 के इंडियन एंड अमेरिकन पोएट्री सेक्शन नंबर 1 में है। तोरू दत्त की ट्रांसलेटेड पोएम द सोवर आपके सेक्शन नंबर 1 में है। ये ट्रांसलेटेड पोएम है विक्टर ह्यूगो की, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, जिनमें से इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज रिटन। जैसा कि ये लिखा है वो टोटली डिफरेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसको हम पढ़ते हैं सिजोन डी समाय, सिजोन डी समाय। इट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। आई ट्राई टू लर्न इट। तो ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेटर और इसके जो भी प्रोनाउंसिएशन फैक्टर्स होते हैं वहां से मैंने इसे लर्न करने की कोशिश करी इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसका मतलब होता है बीज बोने का सीजन, सोइंग सीजन को हम ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंच में सिजोन डी समाइन। ठीक है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको तोरू दत्त के बारे में दे देती हूँ। तोरू दत्त जो है वो 1857 बॉर्न है और वो कलकत्ता में जन्मी थी। 1857 आप इस डेट को याद कर सकते हैं क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, जो विश्व की नहीं, भारत की पहली क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति मानी जाती है। ठीक है, मंगल पांडे और बहुत सारे नाम हैं इसमें, तो आप इस डेट को ऐसे याद कर सकते हो। 1857 में शी वॉज बॉर्न इन 1857 इन कैलकाटा। ठीक है। एक बहुत ही शॉकिंग चीज इनके बारे में एक और है कि शी वॉज डाइड नियरली एट द एज ऑफ 21। मात्र 21 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, 1877 में। फिर उसके बाद आप एक और चीज इनके बारे में जान के आश्चर्यचकित होंगे कि ये होम एजुकेशन लेती थी, और होम एजुकेशन कलकत्ता में इनकी हुई थी 13 साल तक। 13 साल तक जब ये थी तभी इन्होंने होम एजुकेशन ली थी कलकत्ता में, जहां पे इन्होंने अलग अलग किस्म की भाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, इनके बारे में इनको थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त हुई। ठीक है। तो जैसे कि इनको फ्रेंच लैंग्वेज पता थी, इंग्लिश, बंगाली लैंग्वेज की तो खैर ये रहती थी वहां, तो इनको ऑब्वियसली आनी थी। संस्कृत लैंग्वेज की भी इनफैक्ट ये ज्ञानी थी। उस टाइम तक 13 इयर्स तक इनको थोड़ी बहुत फ्रेंच लैंग्वेज की काफी हद तक नॉलेज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको आगे भी जो एक्सपीरियंसेस हुए उसके बाद ये फ्रेंच लैंग्वेज की एक्सपर्ट ही एक तरीके से हो चुकी थी। ठीक है। तो इन्होंने 13 साल के बाद लगभग 1 साल फ्रांस में बिताया और कुछ साल इन्होंने इंग्लैंड में भी अपने बिताए, जहां पर इन्होंने कई तरह के लेक्चर्स जो है अटेंड किए यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। ओके। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी पोयम, ये जो लिखी है द सोवर। सोवर मतलब होता है बीज बोने वाला, एक व्यक्ति जो किसान होता है जो बीज बोता है। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं पोयम। सिटिंग इन अ पोर्चवे कूल, sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. ठीक है। तो इसमें देखो जो राइटर है आपके, देखो इसको ध्यान रखना, विक्टर ह्यूगो की एक्चुअल पोएम है, ओरिजिनली रिटन बाय विक्टर ह्यूगो। तो ऑब्वियसली इनका ही ये ओरिजिनली जो फीलिंग होगी ऑब्वियस सी बात है इन्हीं की होगी, थोड़ी बहुत ट्रांसलेटर की हो जाती इमोशंस वर्ड्स के साथ, इतना ही टच होता है ट्रांसलेटर का। तो ये जो राइटर है वो इसमें कहना चाह रहे हैं कि वो बैठे हैं अपने घर के पोर्चवे में, अपने घर के आंगन में ये बैठे हुए हैं। ठीक है। उस आंगन में वो देख रहे हैं, आंगन से बैठ के वो देख रहे हैं कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट है, वो देख रहे हैं कि वो डाइंग हो, फास्ट हो रही है, वो बहुत जल्दी ही मर रही है। देखो, मरने का लिटरल मतलब मत लीजिएगा, इसका शाब्दिक मतलब मत लीजिएगा, इसका मतलब मेटाफोरिकली है कि जो सनलाइट है सनसेट होने वाला है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सनलाइट का मतलब कि सनसेट होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट वो टाइम होता है कि जब आपकी इवनिंग होने वाली थी और मून जो होता है वो हल्का हल्का आसमान में दिखने लग जाता है। ठीक है। तो उस टाइम को आप क्या कहते हैं, ट्वाइलाइट। ठीक है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि जो ट्वाइलाइट है वो बहुत ही जल्दी में, शासन करने की जल्दी में है। हैसेंस मतलब होता है शासन करने की जल्दी, नॉट हैसेंस मतलब
मतलब है जल्दी करना, ठीक है। अब ऑन टू द रूल मतलब है शासन करने की, ठीक है। तो पूरे फ्रेज हैसन्स ऑन टू रूल का मतलब है शासन करने की जल्दी। तो इसको भी आप मेटाफोरिकली लीजिएगा, पर्सोनिफाई कर दिया यहाँ पे सनलाइट और ट्वाइलाइट दोनों को ही, ठीक है, मानवीकरण कर दिया है। वर्किंग आवर्स हैव वेल ने पास्ट। वेल ने मतलब होता है लगभग, इट इज नॉट एग्जैक्टली कंप्लीट बट इट इज लाइक नियरली, एग्जैक्टली, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट इट इज समहाउ नियरली, लगभग, ठीक है। तो वेलने का मतलब होता है लगभग। तो पूरी इस लाइन का मतलब क्या है कि जो वर्किंग आवर्स है, जो काम करने के जो समय है, वो बहुत लगभग ना लगभग बीत ही चुका है। मतलब कि ऑब्वियसली कई लोग, मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं वो काम सनलाइट जब तक होती है तब तक करते हैं। इवनिंग के समय लोगों के काम में वापस लौटने का टाइम होता है, ठीक है। और उस टाइम को वो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स सनलाइट से जब तक सनलाइट जा चुकी है वहां तक वर्किंग आवर्स है। तो वर्किंग आवर्स जो है कब के जा चुके हैं, मतलब कि इवनिंग आपकी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rages, he patient stands. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. अब यहाँ पे राइटर अपने और आगे की जर्नी को बता रहे हैं उस सोवर के साथ कि वो जब वो उसे देख रहे थे वहां पे पोर्च में बैठ के, ये सारा सीन उनको क्या क्या दिखाई दे रहा था। वो देख रहे थे कि जो शेडोज है वो रन अक्रॉस हो चुकी है लैंड के। देखो रन अक्रॉस जो होता है वो बेसिकली इट इज अ फ्रेज विच इज बीन यूज्ड इन इंग्लिश। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम ऑल ऑफ अ सडन किसी से मिल जाते हैं, ठीक है। इट इज एन इडियोम। जब हम बाय चांस या ऑल ऑफ अ सडन संयोग से किसी से टकरा जाते हैं या मिल जाते हैं तो उसको रन अक्रॉस बोलते हैं। तो जो शेडोज हैं, जो परछाइयां हैं, वो सारी की सारी लैंड से मिल जा रही हैं, रन अक्रॉस हो जा रही है। तो तात्पर्य इसका कहने का मतलब ये है कि जब इवनिंग हो गया, आपने देखा होगा कि शेडोज हल्की हल्की जाने के टाइम में रहती है क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा होने वाला होता है, ठीक है। तो उसी सीन को मेटाफोरिकली रन अक्रॉस कह दिया गया। फिर आगे वो कहते हैं लेकिन सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ जा चुका है, शेडोज भी जा चुकी है, सनलाइट भी जा चुकी है, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी जा चुके हैं, लेकिन कौन नहीं गया है? एक सोवर, बीज बोने वाला वहीं पे लिंगर है, वहीं पे ठहरा हुआ है एक बीज बोने वाला, ठीक है। वो राइटर उसको देख रहा है और वो कैसा है, वो फटे पुराने कपड़ों में है, ओल्ड है, बूढ़ा है, और वो बहुत ही पेशेंटली खड़ा है वहां पे फील्ड में, ठीक है। और उसको देखकर जो राइटर है, लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, उसको देखकर राइटर को एक बहुत उत्सुकता महसूस हो रही है, थ्रिल का अनुभव हो रहा है, एक अम्यूजमेंट का अनुभव उसको हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स आर ब्लैक एंड हाई हिज सिलोइट dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. अब ये इन 4 लाइन में ये कहते हैं कि अब ये उसकी परछाई की बात हो रही है, ठीक है। परछाई मुझे कहां से पता चला है? सिलोइट। सिलोइट इज अ वंडरफुल वर्ड एंड अ फॉर्मल वर्ड। जब आप फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं तो सिलोइट होता है, ठीक है। सिलोइट का मतलब होता है शेडो, परछाई, किसी आदमी की, किसी फिगर होती है वो, ब्लैक फिगर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी परछाई है वो ब्लैक है, डार्क है और हाई है, बहुत ऊंची है, और वो पूरे फरोज को डोमिनेट कर रही है। किसको कर रही है? फरोज को। देखिए यहाँ पे आप बगल में देखेंगे डायग्राम, ये इमेज देखेंगे फरोज की। तो इस तरीके के लैंड्स में जब खेती होती है बीज बोने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फरोज, इस टाइप के लैंड्स को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो परछाई है, किसकी? वो बीज बोने वाले की। उसकी जो परछाई है वो पूरे फरोज को डोमिनेट कर रही है। इसको भी लिटरल मत लीजिएगा, इसको मेटाफोरिकली लीजिएगा, ठीक है। कैसे मेटाफोरिकली लीजिएगा इसको? कि
वो जो परछाई है उसकी पूरी फरोज में शायद पड़ रही है, इस तरीके से पड़ रही है, क्योंकि जब इवनिंग जा रही होती है उस साइड से, जब सनसेट हो रहा होता है, तो परछाई आपकी आप देखिएगा कि और लंबी होती चली जाती है और उसके बाद सब मिल जाता है, शेडोज हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो मेटाफोरिकली कह रहा है कि डोमिनेट कर रही है पूरी फरोज को, और आगे हम और भी देखेंगे किस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। नाउ टू सो द, और बीज बोने का, सो करने का जो टास्क है वो पूरा सेट हो चुका है। Soon shall come a time to reap, और जल्दी ही ये समय भी आ जाएगा कि इसको रीप करने का, इसकी ग्रोथ का टाइम आएगा, फिर इसकी कटाई का टाइम आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसी फसल की ग्रोथ को भी आपको दर्शाता है। फसल मतलब ये इसको आप मेटाफोरिकली भी, लाइफ की ग्रोथ से भी इसको मेटाफोरिकली आप ले सकते हो, आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करके भी ले सकते हो, लेकिन लिटरल इसका यही मीनिंग है। आगे ये बोलते हैं, marches he along the plain, to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. आगे जो हमारी कवित्री हैं वो क्या कह रही हैं कि वो जो हमारा सोअर है, बीज बोने वाला है, वो पूरे प्लेन में, पूरे खेत में मार्च करता जा रहा है। और वो कैसे मार्च कर रहा है, वो पेंडुलम मोशन में, जैसे पेंडुलम होता है ना, टू एंड फ्रो, इधर से उधर मोशन में, पेंडुलम में आपने देखा होगा इसका मोशन होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन में वो क्या करता जा रहा है, वो क्या वर्क कर रहा है, वो स्कैटर कर रहा है, वो फैला रहा है वाइड, बहुत गहरे से, वो बहुत चारों तरफ वो क्या फैला रहा है अपने हाथों से, प्रेशियस ग्रेन्स। ऑब्वियसली दीज ग्रेन्स आर प्रेशियस, दीज ग्रेन्स आर, ये बहुत ही बहुमूल्य ग्रेन होते हैं हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी हंगर मिटाते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, हम जो भी अब जॉब भी करते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, उसका जो मेन पर्पस, सोल पर्पस होता है इंसान का, वो हंगर मिटाना होता है। उसके बाद ही हमारी सारी इच्छाएं, हम अदर इच्छाएं, उसके बाद हम अपनी पूरी करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रेशियस ग्रेन। तो वो जो हमारा सोवर है, वो हम अपने प्रेशियस ग्रेन्स जो हैं वो टू एंड फ्रो मोशन में पूरे लैंड में बिखेरता चला जा रहा है, फरोज में बिखेरता चला जा रहा है। और वो जो राइटर है वो अम्यूज हो चुकी है, यानी कि अम्यूजमेंट में आ चुकी है उसको देखकर। ठीक है, वो सरप्राइज्ड हो चुकी है, सरप्राइज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वो सरप्राइज्ड हो चुकी है, अम्यूजमेंट में वो आश्चर्यचकित वो हो चुकी है, उसको स्ट्राइड करता हुआ देखते हुए, उसको हार्ड वर्क करता हुआ देखते हुए। स्ट्राइड मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, तो उसको हार्ड वर्क करता हुआ, वो भी इस टाइम जब वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो इस टाइम पे वो स्ट्राइड करता हुआ उसे देखती है नहीं, मे बी विक्टर ह्यूगो का एक्सपीरियंस होगा। Darkness deepens, fades the lights. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. इसमें कुछ आपके फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी साथ ही साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, डार्कनेस डीपन्स, यानी कि जो अंधेरा है वो और डीप, यानी कि और गहरा होता चला जा रहा है। फेड्स द लाइट, और जितनी भी बची कुछ ही लाइट थी वो भी अब फेड हो चुकी है। नाउ हिज, और उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके जो हाव भाव है, वो जो राइटर है जो वहां पे पोर्च में बैठा है उससे टकरा गए हैं। ठीक है, और वो जो राइटर है उसके जेस्चर्स को देख के आश्चर्यचकित हो गया, और वो कह रहा है कि उसके जेस्चर्स कैसे थे, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, उसके जेस्चर्स है अगस्ट। अगस्ट मतलब होता है ग्लोरियस, रिस्पेक्टेबल एंड ग्रैंड, जिसको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जो महान होते हैं उसको आप अगस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जेस्चर्स कैसे थे, महान, और स्ट्रेंज थे, कुछ अटपटे से भी थे उसके, स्ट्रेंज थे, सॉरी, ऐसा कभी देखा नहीं था, उस तरीके के इसके जेस्चर्स थे। और आगे देखो, यहां तक वो सिर्फ उसके जेस्चर्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो डैश डाल रहा है, अब वो उसके बाद नीचे वाली लाइन में उसके हाइट के बारे में वो बात करेगा।
नाउ हिज हाइट, उसकी जो हाइट है, सीम्स टू टच दैट स्टारी स्काईज, और उसकी जो हाइट है ऐसा प्रतीत होता है कि वो तारों वाले आसमान को छू रही है। ठीक है, इसको भी आप मेटाफोरिकली लीजिएगा, ये लिटरल नहीं है। पोएट अधिकतर ऐसा यूज कर लेते हैं मेटाफर्स का। ठीक है, कि प्रतीत हो रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके जो हाइट है वो इतनी ग्रैंड है, उसके जेस्चर्स, उसके हाइट इतनी ग्रैंड है कि वो स्टारी स्काईज को टच करिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इसमें कुछ आपके अलंकार भी हैं, कुछ इसके फिगर ऑफ स्पीचेस भी हैं। डार्कनेस डीपन्स में यहाँ पे आप देखोगे एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन कब होता है? जब रेपिटेशन होता है कंसोनेंट साउंड्स का। अब इसको ये कंसिडरेशन में लाइएगा कि आप अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल फोकस ऑन वर्ड्स, ऑन लेटर्स। ठीक है, बट लेटर्स का साउंड, लेटर्स का नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, साउंड का। ड डार्कनेस डीपन्स, ड का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके मेटाफर हैं, आपके सिमिलीज हैं। ठीक है, और ये पर्सोनिफिकेशन आप शुरू में यहाँ पे देखेंगे। और इसमें राइमिंग स्कीम देख लीजिए, कॉमन राइमिंग स्कीम यूज हुई है जो अधिकतर पोएम में आपकी देखते हैं। 20 लाइन अप्रॉक्स ये पोएम है। कॉमन राइमिंग स्कीम क्या है? कूल इज राइमिंग विद रूल एंड द सेकेंड लाइन इज राइमिंग विद पास्ट, फास्ट पास्ट, कूल रूल। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी and then the fifth line is lands, stills, stands। तो वही सिंपल राइमिंग स्कीम है, ए बी की वही सारी राइमिंग स्कीम इसकी चलती आ रही है, सिंपल राइमिंग स्कीम है। तो आगे हम तोरू दत्त के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। थैंक यू।